Hello guys and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे because today we are starting with the day 16 and 17 of our 90 days revision and मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ कि ये 90 days की रिविजन आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज डे 16 और 17 की रिविजन में अगेन वी विल बी प्रैक्टिसिंग 5 MCQs ईच। डे 16 के भी 5 MCQs करने वाले हैं, डे 17 के भी 5 MCQs करने वाले हैं और इस टाइम पर हम लोग फोकस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसके अंदर हमने पार्ट 1 पर फोकस करा था ऑफ द फिजिक्स। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द पार्ट 2 ऑफ द फिजिक्स। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही जैसे हम लोग करते थे, हम स्ट्रीक मेंटेन करते थे, उसी तरीके से आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे आज इन 10 MCQs के अंदर। ठीक है, तो हर MCQ पे आपको मिलेगा 1 मार्क और हर गलत आंसर पे आपको मिलेगा 0 मार्क्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का 500 माइक्रो टेस्ला। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, आपको उसका एम्पलीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आप खुद से, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड देन मैच द सॉल्यूशन विद मी। ठीक है, हर बारी मैं आपको वीडियो में यही बोलती हूँ, पहले खुद से करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हमारा जो ई नॉट है, द ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से सी टाइम्स ज्यादा होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न नहीं था तो इसका मतलब आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं, राइट। तो आपका जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी टाइम्स बी नॉट। सी जो है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 500 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला मीन्स 10⁻⁻⁶। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 3 15 and into 10 raised to power you will have 8 minus 2, 10 raised to power 8 into 10 raised to power minus 6 will give us 10 raised to power 2, and we have two more zeros, so that means this becomes 10 raised to power 4. So I can write this as 150 into 10 raised to power 3 and the unit will be Newton per coulomb. This is the amplitude of the electric field. तो जिस जिस बच्चे का आंसर इस क्वेश्चन का आया है 150 इंटू 10⁻³ यानी कि ऑप्शन बी, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी आया है आप अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। बट अगर आपका आंसर ये नहीं आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को पेपर के लिए रिवाइज करके जरूर जाएंगे। अगर क्वेश्चंस में गलतियां आ रही हैं तो बस ऐसे नहीं करना कि आंसर देखा और छोड़ दिया, नहीं। उन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली नोट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे नोटबुक में, फिर उसको हर हफ्ते के बाद रिवाइज करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि एक बारी में सिर्फ एक ही चैप्टर कर रहे हैं, नहीं। हम लोग इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की जैसे हम एग्जाम में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लार्ज एपर्चर जो है वो क्यों होता है? What is the reason that an astronomical telescope has a large aperture? पॉज करेंगे, वीडियो को ट्राई करेंगे एंड देन सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, खुद से जरूर करने की कोशिश करेंगे।
रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये आपका। रे ऑप्टिक्स का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है कि लार्ज एपर्चर क्यों होना चाहिए आपका टेलीस्कोप का। तो इसका आंसर जिस जिस बच्चे ने दिया है फॉर गेटिंग हाई रेजोल्यूशन, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। द आंसर इज कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लार्ज एपर्चर क्यों होता है, ताकि उसका हाई रेजोल्यूशन हो। सो जिस जिस बच्चे ने आंसर ऑप्शन डी दिया है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है। और जिसका आंसर नहीं आया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लो। ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। बहुत सारे मैंने बुक्स रेफर करी हैं, और जिस मुझे जो क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है उस बुक का, जिसमें मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है आने की आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी हूँ। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर्स इधर उधर हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन नंबर्स जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। Which of the following graphs shows appropriate variation of the refractive index with wavelength? आपको बताना है refractive wavelength, refractive index और wavelength के बीच में क्या रिलेशन है by a graph. ओके। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए बार बार ही आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है। आप देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखे होंगे, उसमें से 111th क्वेश्चन मैंने चूज करा कि हाँ ये क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड है, इसके चांसेस जो है वो आने के बहुत ज्यादा हैं। अगेन पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, चूज करो क्या आंसर आप इसका लिख कर आओगे अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, और फिर आप उसको मैच करना मेरे आंसर के साथ। तो जिस जिस बच्चे ने इसके आंसर को चूज करा है ऑप्शन ए, दैट इज जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। ये आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। जिस जिस बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन ए करा है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, उसको मिलेंगे 1 मार्क्स। बी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा और सी भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब भी कोई क्वांटिटी किसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मजा आता है इस तरीके के क्वेश्चंस करने में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न, the two slits S1 and S2 in the Young's double slit experiment are illuminated by two independent but identical sources. वीडियो को पॉज करो, इसको एक बारी बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचो, क्वेश्चन को समझो, और फिर उसके बाद आंसर्स को रीड करो। जो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है उनको आंसर्स को बहुत शांति से सोच सोच के रीड करो, एंड देन कम टू द वन करेक्ट आंसर। कोई भी एक करेक्ट आंसर पे आप आओ अपना दिमाग यूज करके, बुद्धि यूज करके, कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। बहुत शांति से बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है। जल्दी से एक बार रीड करो और फिर सॉल्यूशन पे आओ। तो एक बारी हम लोग भी समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते थे तो हम लोग एक सोर्स से दो सोर्सेज बनाते थे, राइट। एक सोर्स से ही हम लोग क्या कर रहे थे, दो सोर्सेज बना रहे थे। अब आपने क्या करा है, इसकी जगह आपने दो अलग अलग सोर्सेस लिए हैं S1 एंड S2, जो कि आइडेंटिकल है। द सोर्सेज आर आइडेंटिकल,
क्या आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा? अगर ऑब्जर्व होगा तो कैसे होगा? ठीक है, तो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की डबल हो जाएगी? नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट? द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स 4 times. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द टू सेट्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल ओवरलैप? नहीं, ये भी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए? एक तो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, राइट? मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज होने चाहिए, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो इस केस के अंदर द आंसर विल बी दैट नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. आपको कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड. दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नाउ. यस, सही बात है. अगर आपको एक नंबर मिलेगा अगर आपने सही आंसर दिया है, गलत आंसर दिया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन कौन सा था? 4. ये हो जाएगा 5th. ओके. अ फेज डिफरेंस ऑफ 5 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पाथ डिफरेंस ऑफ डैश इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन. आप कहोगे मैम आपको तो सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं, है ना? चलो, आपके लिए भी इजी क्वेश्चंस है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग. और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कब होंगे? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे मैम बार बारी कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करने पर, बार बारी कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने पर, राइट? हम अपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है या नहीं है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैम आती ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, राइट? बिल्कुल सही बात है ना? चलो, नाउ आपके पास फेस डिफरेंस जो है वो कितना है? 5 पाई. हमें पता है मैम जो 2 पाई फेस डिफरेंस होता है उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा, राइट? जब फेस डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है? मैम पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा. तो 1 रेडियन फेस डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा मैम? λ/2 पाई. और मैम 5 पाई फेज डिफरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा मैम मल्टीप्लाइड बाय 5 पाई. इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 पाई से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? 5 λ/2. So the correct answer of this question is option C, that is 5 λ/2. जिस जिसने सही आंसर दिया है वेरी गुड, 1 मार्क्स टू यू. जिस जिसका गलत था आंसर या जिस जिसको नहीं पता था कैसे करना है, आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6. The stopping potential and the threshold frequency for a given photosensitive material is related as. आपको बताना है क्या रिलेशन है किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको आप वी नॉट से डिनोट करते हैं, एंड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट से डिनोट करते हैं. इसके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, आपको बताना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. एक बारी जल्दी से शांति से ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करेंगे, ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैच करने के लिए वापस आएंगे वीडियो पे. ठीक है, आई होप सब बच्चे जो हैं वो आ गए हो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर. तो हम भी जो है वो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो द सॉल्यूशन विल बी, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? मैम हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास, दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. और मैम जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का वो क्या होता है मैम? वो तो एच म्यू नॉट होता है ना? और जो फोटोन के पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है मैम? वो तो एच इंटू म्यू होती है. तो हमें पता है मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन जो आइंस्टाइन थे उन्होंने कहा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. अब यहाँ पे E क्या है? एच म्यू.
वर्क फंक्शन क्या है हमारे पास मैम? वर्क फंक्शन है एच म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है मैम? ईवी नॉट है। अब हमें रिलेशन देखना है मैम वी नॉट और म्यू नॉट के बीच में, ठीक है ना? तो मैम अगर हम लोग ईवी नॉट निकाल लें इस इक्वेशन से, तो ईवी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, इसके इक्वल आ गया। और वी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। कुछ इस तरीके से आ गया हमारा रिलेशन किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में एंड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये हमारे पास जो है वो आया है रिलेशन बिटवीन द टू टर्म्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस इक्वेशन से आपको लगेगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका डायरेक्ट रिलेशन है, राइट? क्योंकि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बट एक्चुअल में किन दो क्वांटिटीज का रिलेशन है आपस में? द रिलेशन इज बिटवीन वी नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी। इट इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन मी नॉट एंड म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो वी नॉट और म्यू नॉट है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ना तो वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इक्वल तो बहुत ही गलत है। सो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर बचता है, दैट देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज, क्योंकि जो म्यू नॉट है वो एक्चुअली किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, और वी नॉट म्यू नॉट पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? सो द ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट इज ऑप्शन डी, दैट इज, अगर आपको ऑप्शन डी आया है सो यू विल गेट 1 मार्क, अगर आपको ऑप्शन डी नहीं आया है देन यू विल गेट 0 मार्क्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हम एमसीक्यूज पे इतना टाइम नहीं दे सकते, राइट? हमें जल्दी जल्दी हैबिट डालनी है फास्ट करने की काम को। टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो। तो आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं जिनके मास रेशियोज आपको किस रेशियो में दी है? मास नंबर्स का रेशियो दे रखा है 1:27। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। ठीक है, किसका रेशियो पूछ लिया? न्यूक्लियर डेंसिटीज का। जल्दी से पॉज करके वीडियो को ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर जल्दी से सॉल्यूशन देखने के लिए वापस आएंगे। ओके, तो हम तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सब जो है वो आ गए हो वापस इस क्वेश्चन को ट्राई कर कर। तो जो भी समझदार बच्चा होगा वो कहेगा मैम हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल ए। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो क्या है? ए पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो मैम जो दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी? 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होती है, वो ए पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1:1। और जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन 1 चूज करा है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन जैसा ये वाला पूछा गया है आपसे। इसके अंदर आपके पास यूज हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, नीचे जो नंबर होता है वो हमेशा जेड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखी है वो जेड वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो ए वैल्यूज दे रखी हैं। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जेड और इसका ए आपको बताना है, और उससे आपको पता लगाना है कि क्या ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कहता है कि Z1 प्लस Z2, यानी कि इन दोनों का Z मिला के Z3 प्लस इस Z के इक्वल होना चाहिए, राइट?
ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए, राइट। नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द प्रोडक्ट्स। तो Z1 आपको 13 दिया है, Z2 आपको 2 दिया है, Z3 15 दे रखा है, और Z जो है तो 13 + 2 = 15। तो यहां से हमारे Z की वैल्यू क्या आ गई? Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। Z की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द X इज 0। Z क्या दे रखा है आपको? 0 दे रखा है, ठीक है। तो Z जो है अगर 0 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो प्रोटॉन तो नहीं है, राइट। प्रोटॉन तो नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन दे रखी है आपको? न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है। और ये जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल भी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जेड जो होता है वो क्या होता है? 2 होता है, राइट। अल्फा पार्टिकल का जेड जो है वो 2 होता है। क्या ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल हमारे पास जेड जो है वो क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। सो ये पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं एक ही वैल्यू से, ठीक है। एक ही वैल्यू से फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसके अंदर इसके लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? A-Z हमें बताते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 127 में से 13 अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 104। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 15 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये 127 दे रखा है। आई थिंक instead of 127 this is 27. This should be 27, or maybe there is some error in this. This is not 127. ओके। सो वैसे हमें ये निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि Z = 0 आने का मतलब जो हमारा पार्टिकल निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? वो हमारा डेफिनेटली न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई गलती भी है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो जिसने ऑप्शन सी को टिक करा है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। द X विल बी अ न्यूट्रॉन। X जो है वो आपका क्या होने वाला है? न्यूट्रॉन होने वाला है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, let's quickly move to question number 9. Question number 9 is from your semiconductor devices. पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन है ये आपका। तो जल्दी से देख लेते हैं। इस फिगर के अंदर आपको बताना है कि D1 और D2 फॉरवर्ड बायस्ड है या फिर रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। अब देखो ग्राउंड का पोटेंशियल, आप पॉज करके वीडियो को, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रही हूँ। ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल -10 वोल्ट है, तो ए पर भी पोटेंशियल क्या होने वाला है? -10 वोल्ट, ठीक है। तो अगर ए पे पोटेंशियल -10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ नेगेटिव होने वाला है, एटलीस्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल दूं तो यहाँ पे पोटेंशियल है नेगेटिव, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पर आपका N है। तो D1 के लिए, डायोड 1 के लिए P नेगेटिव से कनेक्टेड है, और N जो है इसका यहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव वोल्टेज होने वाली है, तो N पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो जब P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। और यहां पर अगर C नेगेटिव है तो यहां पर भी कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होने वाली है, राइट। तो अगर यहां पर भी नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ N है और यहाँ P है। तो अब D2 के लिए, सेकेंड डायोड के लिए N नेगेटिव से कनेक्टेड है और P पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब अब जो D2 है वो क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D2 is forward biased and D1 is reverse biased, and hence no current flows from B to A and vice versa, ठीक है। तो हमारे पास क्या है?
D2 फॉरवर्ड बायस्ड है एंड D1 जो है वो क्या है, रिवर्स्ड बायस्ड है। तो अगर एक भी डायोड रिवर्स बायस हो गई तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन बी को सही करा है तो यू विल गेट 1 मार्क्स। अगर आपने कोई और गलती करी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लेंगे कि कैसे हम लोग देखते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स्ड बायस्ड है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे खुद से अपने नोट्स में। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, उस पे मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज हमारे कम हो गए हैं क्या? कितने एमसीक्यूज थे आज? एक। आज हमारे 9 ही एमसीक्यूज हैं। 10th क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने आज दे दिया है डेरिवेशन का। चलो, एक क्वेश्चन आज डेरिवेशन आपको हर दिन मैं एक देती हूँ। तो डेरिवेशन इज, आपको दो हार्मोनिक मोनोक्रोमैटिक लाइट दे रखी हैं कुछ इस तरीके से, और आपको इन दोनों को सुपर इम्पोज कराना है, और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी जो है उसके लिए क्या करना है, बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो आप सबको पता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे और उसके बाद y इज इक्वल टू y1 + y2 यूज करेंगे। सो y इज इक्वल टू y1 + y2। ए आपके पास क्या है, कॉमन आ जाएगा दोनों की दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपको यहाँ से y का एक्सप्रेशन लगाना निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, और फिर दो कंडीशंस देनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सो दिस इज द डेरिवेशन विच इज योर होमवर्क। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन मैं आपको वैसी डेरिवेशंस दे रही हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेरिवेशन सीधा आती है आपकी 5 मार्क्स। ठीक है, तो बाकी तैयारी करने के चक्कर में जो हमारी तैयारी डेरिवेशंस की है वो नहीं रहनी चाहिए, है ना। उसको अपना हमने 100% देना है, क्योंकि हमें मैम चाहिए 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 कब आएंगे, जब मैम हम रहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज द की, हार्डवर्क इज द की, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। 100 आउट ऑफ 100 अगर सोचा है फिजिक्स में तो ला के ही रहेंगे। ठीक है, चलो, मुझे कमेंट्स में बताना कितने एमसीक्यू सही करे कितने गलत करे। डेरिवेशंस आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको डेरिवेशंस करने में? मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में या नहीं मजा आ रहा? ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में बताएंगे कैसा है, मजा है नहीं आ रहा, पेपर की तैयारी कैसी चल रही है, डर लग रहा है, पेपर आने वाले हैं, कुछ भी जो भी आपके डाउट्स हैं सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शेयर करेंगे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करेंगे, एंड वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के आने का। ठीक है, और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और आपकी अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।